आज डे 2 है साहित्य आज तक का। एस.डी. बर्मन के साथ गाने हिट हुए और फिर बड़ी फिल्म मिली बाजी। इस बार तो गाने सुपर हिट हुए और बस फिर तो साहिर की गाड़ी चल निकली, बल्कि यूं कहिए कि सचपट दौड़ने लगी। काम पर काम, गाने पर गाने, फिल्म दर फिल्म साहिर पुख्ता होते गए और फिर आई दी आइकॉनिक प्यासा। इसने तो साहिर को फिल्मी नगमा निगारी के शिखर पर बैठा दिया। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, जहां प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। प्यासा के बाद हर जबान पर साहिर ही साहिर थे। हर कोई अपनी फिल्म में उन्हें ही लेना चाह रहा था। उन्होंने अदबी और फिल्मी गीतों के बीच का फर्क ही मिटा दिया था। उन्होंने गीतों को आम फहम बनाने के लिए अपने म्यार से कभी समझौता नहीं किया, और जो बात उन्होंने फिल्मी गीतों में बरकरार रखी वो थी उनकी तलखी, उनके तेवर। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है, कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। साहिर लुधियानवी हाज़िरी। तो साहिर चाहते थे कि पूरी दुनिया लिखने वालों को जाने, और न सिर्फ जाने बल्कि माने, और इस मनवाने के लिए साहिर ने पूरी जिंदगी जद्दोजहद की। तो हाजरीन, साहिर का सबसे बड़ा कारनामा ये नहीं है कि उन्होंने फिल्मों में बेहतरीन गीत लिखे, बल्कि ये है कि उन्होंने फिल्मी शायरों को उनका हक दिलाया, उनका वकार, उनका मकाम दिलवाया। तो बकौल ख्वाजा अहमद अब्बास, साहिर को एक जुनून था कि वो फिल्मी दुनिया के तिजारती माहौल में फिल्मी शायरों को उनका हक दिलवाना चाहते थे। साहिर से पहले कोई भी गीतकार, कितना भी बड़ा गीतकार हो, उसका नाम ना तो पब्लिसिटी में आता था, ना रेडियो पर उसे जगह मिलती थी। साहिर ने अकेले अपने दम पर जद्दोजहद करके शायरों को उनका हक दिलवाया, पब्लिसिटी में उन्हें जगह दिलवाई। साहिर की फिल्मी गाना लिखने की अपनी कुछ निराली शर्तें थी। मसलन फिल्म का एक गाना लिखवाओ या सारे गाने, पेमेंट वो पूरी फिल्म के हिसाब से लेते थे। तमाम नामी गिरामी संगीतकारों से 1 रुपया ज्यादा लेते थे। अगर वो अपनी धुन में हो, जो वो ज्यादातर वक्त रहते ही थे, तो साहिर संगीतकार की धुन पर गीत नहीं लिखते थे, बल्कि संगीतकार को साहिर के कलाम को धुन पर सजाना पड़ता था। संगीतकार को धुन बनाने उनके घर या स्टूडियो जाना होता था, साहिर उसके घर नहीं जाते थे। साहिर फिल्मी दुनिया के पहले और आखिरी गीतकार थे जिन्हें अपनी फिल्म के लिए संगीतकार चुनने का अधिकार था, और न उनसे पहले और उनसे बाद आज तक संगीतकार ही गीतकार को या निर्देशक ही गीतकार को चुनता है। 1958 का किस्सा है। फिल्म थी फिर सुबह होगी। ये फिल्म दोस्तोवस्की के एक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट पर बेस्ड थी। गीत साहिर लिख रहे थे और म्यूजिक डायरेक्टर्स के बतौर राज कपूर ने चुना था शंकर जयकिशन को, जो उस जमाने के बड़े संगीतकारों में से एक थे और राज कपूर के फेवरेट भी। अब जनाब साहिर लुधियानवी अड़ गए। एक अजीबो गरीब शर्त लगा दी कि फिल्म में म्यूजिक वही देगा जिसने ये उपन्यास न सिर्फ पढ़ा हो बल्कि समझा भी हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गीत साहिर नहीं लिखेंगे। तो सुनिए हुआ क्या। तो आखिरकार हुआ ये कि शंकर जयकिशन को हटा दिया गया और खयाम को चुना गया, क्योंकि बकौल साहिर सिर्फ और सिर्फ खयाम थे जिन्होंने ये उपन्यास न सिर्फ पढ़ा था बल्कि समझा भी था। वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे और सुख का सागर झलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। मगर हाजरीन, साहिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, उनकी नफ्सियाती इश्यूज, उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही थी। वो मशहूर हो रहे थे और साथ ही उनकी बदतमीज़ी, घमंड के
किस्से भी आम हो रहे थे। बचपन से लेकर बम्बई तक जो शदीद नाकामियां साहिर ने झेली थी, वो उनके वजूद में इतनी मजबूती, इतनी गहराई से बैठ चुकी थी कि जब कामयाबी साहिर में रहने के लिए आई, वो उनके वजूद में पहले से बसी नाकामियों के साथ तालमेल नहीं बना पाई। बकौल प्रकाश पंडित, ये ज़रा सी बात पर उकता जाना, घबरा जाना, परेशान हो जाना, ये शायर की फितरत है। और जहाँ तक कोई फैसला करने का सवाल है तो ज़िंदगी का अहम मसला तो एक तरफ, मामूली से मामूली फैसले को करने तक के लिए उसे आसपास बैठे किसी दोस्त की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि सुबह नाश्ते में क्या खाया जाएगा या किस कमीज़ के साथ कौन सी पतलून पहनी जाएगी, ये फैसला भी शायर नहीं कर पाता। और यही वजह है कि उसकी अब तक शादी नहीं हो सकी, क्योंकि दूसरा नीचे से खींचो, नीचे से हट जाओ एकदम। चलिए अब चलते हैं स्टॉल की तरफ। यहाँ मेडिकल हेल्प डेस्क भी है, जहाँ पे एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ भी हैं और कुछ बुक्स के स्टॉल्स हैं। यह है मेडिकल हेल्प डेस्क। यहाँ वाणी प्रकाशन के सारे बुक्स हैं।
ये बुक मार्कर है ना, बुक मार्कर है। ये कैलीग्राफी का भी कुछ हो। हाँ, ये कैलीग्राफी बात याद रहेगी सर, कमल किशोर वाली। ठीक है, लेके थैंक यू। ओके थैंक यू। क्या